तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है वह न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए निर्णायक साबित हो रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति के हर पहलू को प्रभावित किया है। और इस युद्ध के बीच यूरोपियन नेताओं की यह स्पष्ट शर्तें सामने आई हैं कि यदि रूस के साथ कोई सार्थक शांति वार्ता करनी है तो उससे सबसे पहले उसे युद्ध विराम अर्थात सीज फायर की घोषणा करनी होगी, क्योंकि यूरोपीय देशों का मानना है कि जब तक बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तब तक किसी भी तरह की शांति वार्ता केवल औपचारिकता होगी। और इसी के समांतर अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के नए सिलसिले शुरू हुए हैं। और इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके न केवल अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बैठक की जानकारी दी, बल्कि भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के भी संकेत दिए। दोस्तों, अब यह घटनाक्रम भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि भारत इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां वह रूस, अमेरिका और यूरोप तीनों के बीच संतुलन बनाकर न केवल अपने राष्ट्रीय हित साध रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। और यही कारण है जब यूरोपीय नेता सीज फायर को शांति वार्ता की शर्त बताते हैं, तो भारत इस पर सीधे टिप्पणी करने से बचता है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे यह बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत बार बार यही कहता आया है कि युद्ध का कोई भी समाधान युद्ध से नहीं निकल सकता, बल्कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। अब यदि हम भारत के लाभ की बातें करें तो सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा का पहलू सामने आता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और यूरोप ने रूसी तेल और गैस की खरीद घटाई, तब रूस के पास भारत और चीन जैसे देशों को सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। और भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पिछले 3 सालों में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूसी कच्चा तेल खरीदा, जिससे न केवल घरेलू रिफाइनरियों में को सस्ता कच्चा माल मिला, बल्कि भारत ने प्रोसेस्ड फ्यूल को अन्य देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की। इस प्रकार रूस से सस्ते तेल की खरीद भारत के लिए दोहरा फायदा साबित हुआ। एक तरफ महंगाई नियंत्रित रही और दूसरी तरफ निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। अब यदि यूरोपीय नेता सीज फायर की शर्तें रखते हैं और रूस को मजबूर करते हैं कि वह किसी न किसी बिंदु पर युद्ध विराम करें, तो इसका सीधा असर तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ेगा और भारत फिर से अपनी ऊर्जा नीति को नए तरीके से ढाल सकता है। दोस्तों, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने इस युद्ध के दौरान किसी एक खेमे में पूरी तरह से शामिल होने से इनकार किया और हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी। इसका अर्थ यह है कि भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदने से भी पीछे नहीं हटता और अमेरिका व यूरोप के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को भी लगातार बढ़ाता है। यही संतुलन आज भारत को विश्व राजनीति में सबसे भरोसेमंद शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब बात करें पुतिन मोदी बातचीत की, तो इसका बड़ा कूटनीतिक संदेश है, क्योंकि रूस समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, ब्रिक्स का विस्तार भारत की सहमति से हुआ है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका हर गुजरते साल और अहम होती जा रही है। ऐसे में पुतिन का मोदी को कॉल करना यह दर्शाता है कि रूस भारत को सिर्फ एक खरीदार या साझेदार नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी मानता है। यही वजह है कि पुतिन ने अलास्का में ट्रंप के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा भारत को सबसे पहले दिया,
ताकि भारत को विश्वास में लाया जा सके और भारत इस पूरे वार्ता क्रम में एक भरोसेमंद मध्यस्थ और या बैलेंसिंग पावर के तौर पे देखा जाए। अगर हम इसे यूरोपीय नेताओं की सीज फायर शर्तें से जोड़ें तो यह साफ समझ आता है कि यूरोप रूस पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि रूस चाहता है कि भारत जैसे देश उसकी स्थिति को दुनिया के सामने सकारात्मक रूप से रखे। और भारत इस संतुलन से अपने फायदे भी निकाल रहा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है भारत पहले, यानी हर वैश्विक घटना का मूल्यांकन भारत अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से करता है। दोस्तों, भारत को इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा फायदा मिल रहा है और वो है कि वैश्विक मंचों पर उसकी साख, क्योंकि जब यूरोप कहता है कि सीज फायर जरूरी है तो वह सीधे रूस को संबोधित करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मानता है कि यदि भारत रूस से बात करेगा तो रूस सुन सकता है, यानी भारत एक क्रेडिबल वॉइस बन गया है जो दोनों पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब यदि हम गहराई से देखें तो भारत को 3 स्तरों पर लाभ मिल रहा है। पहला आर्थिक लाभ, दूसरा कूटनीतिक लाभ और तीसरा सामरिक लाभ। आर्थिक लाभ की बात करें तो रूस से सस्ते तेल और कोयले की खरीद, साथ ही रूस के साथ व्यापार बढ़ने से भारत के चालू खाते का घाटा नियंत्रित हुआ है और महंगाई पर भी काबू पाया गया है। दूसरी और कूटनीतिक लाभ यह है कि भारत अमेरिका और यूरोप के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है। अमेरिका ने भारत को क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में साझेदारी दी है। यूरोप भारत को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का अहम हिस्सा मान रहा है और यह सब इसीलिए संभव है क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किसी एक पक्ष का अंधा समर्थन नहीं किया। तीसरा लाभ सामरिक है, क्योंकि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई और मिग लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स और अन्य सैन्य तकनीकी हासिल करता रहा है। वहीं अमेरिका से भी ड्रोन, लड़ाकू जहाज और आधुनिक हथियार खरीदने की प्रक्रिया तेज हुई है। इस तरह भारत दोनों खेमों से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और यही असली रणनीतिक कुशलता है। अब यदि हम भविष्य की ओर देखें तो यूरोपीय देशों की सीज फायर शर्तें और पुतिन मोदी बातचीत भारत को और भी बड़े अवसर देती है, क्योंकि यदि किसी स्तर पर रूस युद्ध विराम करने को तैयार होता है और शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू होती है तो भारत उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। भारत पहले भी नॉन अलाइंग मूवमेंट और शांति मिशनों में अहम भूमिका निभा चुका है। आज भी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत सबसे बड़ा योगदान करता है। ऐसे में यदि शांति प्रक्रिया में भारत को मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका मिलती है तो यह भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत के लिए यूरोपीय बाजार भी खुला है, क्योंकि यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और भारत को एक वैकल्पिक साझेदार मानता है। भारत अपनी IT, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के दम पर यूरोप की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभा सकता है और यदि रूस के साथ युद्ध विराम होता है तो भारत यूरोप और रूस दोनों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नए आयाम दे सकता है। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो यूरोप नेताओं की सीज फायर शर्तें और पुतिन का मोदी को फोन भारत के लिए 3 बड़े संदेश लेकर आया है। पहला यह है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। दूसरा यह कि भारत अपनी ऊर्जा, रक्षा और कूटनीतिक जरूरतों को संतुलित तरीके से साध रहा है और तीसरा यह है कि आने वाले समय में भारत शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपनी साख और ऊंचाई दोनों को और मजबूत करेगा। यही वजह है कि यह घटनाक्रम भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी है और यदि भारत इसी संतुलन नीति पर चलता रहा तो आने वाले दशक में भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत की जो रणनीति रही है वो आपको किस तरीके से सही लगी? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नए अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।